अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक हमारा है डोज रिस्पॉन्स की रिलेशनशिप पर। नाउ व्हाट इज डोज? डोज हमारे पास क्या है? ड्रग की वो अमाउंट या वो मिकदार जिसे हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को देते हैं, जिसके नतीजे में उसकी बॉडी में किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। वो फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स कैसा भी है, बट वो रिस्पॉन्स जो उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए ड्रग के देने के साथ, इसे कहा जाता है अ, उस चीज़ को, उतनी मिकदार उस दवाई की देने को, ये हम डोज़ कहलाती है। ना रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है कि रिस्पॉन्स हमारे पास, आपके पास सेल्स में या टिश्यूज़ में जो उसकी एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया, जो फ़र्क आया हमारे पास, किसके नतीजे में? उस ड्रग की कुछ भी मिकदार देने के नतीजे में जो फ़र्क आया, इस फ़र्क आने को रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी द चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द सेल और द टिश्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्टेड डोज ऑफ द ड्रग। जितनी भी मिकदार में आपने डोज दी है, उस हिसाब से जो सेल्स के एक्टिविटी में डिफरेंस आएगा, ये रिस्पॉन्स कहलाता है। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमारे पास बहुत जरूरी होता है और इसको हम ग्राफ पे मेजर करते हैं। ठीक है। सो ड्रग रिस्पॉन्स कर्व या डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग और उससे आने वाले रिस्पॉन्स का। अब ये हम दो तरह के ग्राफ्स पे देखते हैं। एक ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, एक होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। नाउ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है? ये कंसंट्रेशन और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। आप जितने जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, उतना इतना ही उस पे ड्रग का आपके टिश्यूज पे इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब ये इफेक्ट बढ़ना जो है, ये हम नोट करते हैं इन अ सिंगल पर्सन। जब एक इंडिविजुअल में हम ये चीज करें, तो इस चीज को ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहा जाता है। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व स्लो इंक्रीज है, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ी जितनी जितनी ड्रग बढ़ रही है, उतना उतना पेशेंट में की टिश्यूज में वो रिस्पॉन्स हमारे पास आता जा रहा है। जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना, वो हमारे पास प्रोड्यूस होता जा रहा है। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मगर ग्रेजुअल, मुसलसल होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके ये रिस्पॉन्स आएगा। नाउ किन केसेस में हमारे पास, वही आपको बता दिया कि इंडिविजुअल्स में, सिंगल पर्सन में जब हम डोज का इफेक्ट देखते हैं ना, इसे कहा जाता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। इट्स कि आपके पास, ये आपको मैं ग्राफ में बताती हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से आपको नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ती जा रही है। जितनी डोज बढ़ेगी, ये नीचे हमारे पास डोज होती है, यहाँ पे साइड पे हम इसका परसेंटेज रिस्पॉन्स लिखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये आहिस्ता ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ तक आया। तो अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन कहती करती है कि स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हमारे पास ई मैक्स आएगा। इससे ज्यादा अब हमारे पास जो टिश्यूज हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं, वो इससे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, क्योंकि रिसेप्टर्स या तो सारे जो है तो वो ऑक्युपाई हो गए होंगे, और या फिर रिसेप्टर्स की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो उन्होंने शो कर दी। अब इसके बाद अगर हम डोज को जितना भी बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे हमारे पास। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हम क्या करते हैं, जब हम चेक करें कि किसी ड्रग की कोई डोज है और उसने एक पॉपुलेशन में, यानी एक से ज्यादा लोगों में क्या रिस्पॉन्स दिया, ये रिस्पॉन्स चेक करना हमारे पास, ये हम लाते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हमारे पास पूरी एक कम्युनिटी या एक पॉपुलेशन के लिए होता है। इससे जो ड्रग का रिस्पॉन्स बनता, ये जो ग्राफ पे बनेगा, वो हमारे पास ड्रग के बढ़ाने का बनेगा विद व्हाट, विद बनेगा हमारे पास कि कितने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में हमने ये किया। वहां पे तो परसेंटेज हमारे पास एक सिंगल पर्सन की थी, यहाँ पे ग्रुप की आएगी। नाउ beyond individual responsiveness, one may seek to understand the link between dose and a specific level of response among all individuals using the drug. अब एक बंदे की तो चेक कर लिया, लेकिन फिर हमने एक प्रॉपर जो है तो ज्यादा लोगों में भी वही चीज चेक करनी होती, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन ड्रग के इफेक्टिवनेस में फर्क आता है।
तो ये हमें ज़रूरी होता है हम कि चेक करें कि एक सिंगल पर्सन का तो डेटा हमारे पास ग्रेडेड डोज़ रिस्पॉन्स कर्व से आ गया, लेकिन हमारे पास कैसी इफेक्टिवनेस शो कर रहा है अगर इसी ड्रग को हम एक पॉपुलेशन को दे दें, तो वो हम क्वांटल डोज़ रिस्पॉन्स कर्व के ज़रिए करते हैं। हमारे पास इसके बाद आता है नेक्स्ट शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको याद करना समझना ज़रूरी है फॉर आगे के टॉपिक्स के लिए भी, और फार्माकोलॉजी में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला है एफिनिटी का। एफिनिटी क्या होती है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ड्रग टू बाइंड टू द रिसेप्टर। आपके पास कोई भी ड्रग है, वो जाए और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, कैसी बॉन्डिंग बना रहा है, ये एफिनिटी है। मजबूत है या कमजोर बॉन्ड है, जल्दी हट जाएगा ये ड्रग उससे या ज्यादा लंबी देर रहेगा, इससे हमारे पास इसकी पोटेंसी पे बड़ा फर्क आता है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वो वाले ड्रग होते हैं जो कि खुद कोई काम नहीं करते, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी चीज को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। जबकि एगोनिस्ट इसका ऑपोजिट है। एगोनिस्ट वो ड्रग होता है जो जब जाता है किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो इसके एफिनिटी को कितने फोल्ड्स बढ़ा देता है। फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? पार्शियल लफ्ज कहते हैं हाफ को, या जो लाइक किसी भी हद तक, किसी मिकदार तक, थोड़ी मिकदार तक, कंप्लीट नहीं। तो एक पार्शियल एगोनिस्ट होता है, एक फुल एगोनिस्ट होता है। फुल एगोनिस्ट वो है ना जो सारे रिसेप्टर्स को कवर कर ले या रिसेप्टर्स की मैक्सिमम एक्टिविटी निकाल ले। पार्शियल एगोनिस्ट वो है जो कि हमारे पास रिसेप्टर पे बाइंड होता है, रिसेप्टर को पार्शियली एक्टिवेट कर देता है, या तो सारी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता और या पे बाइंड हो के ना तो उससे वो 100% वो मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम काम नहीं निकलवाता, तो इसे कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जो अगर हमारे पास जो है तो फुल एगोनिस्ट भी हो और पार्शियल एगोनिस्ट भी मौजूद हो, दो ड्रग्स ऐसी दी हैं, एक फुल एगोनिस्ट एक पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट वहां पर एंटागोनिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। फिर है पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? अगर दो ड्रग्स के दरमियान देखें तो हमारे पास द रेशियो of the doses of the two drugs that produces the same degree of response। एक ड्रग की आपने भी दे दी, ड्रग ए फॉर एग्जांपल आपने दी, वो 50 mg पे आपके पास मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही, और वही रिस्पांस फॉर एग्जांपल दे आर बोथ पेन किलर्स, और दूसरे ड्रग की आप जो है वो 500 mg दे रहे हैं। आप एक ड्रग 50 mg भी वही रिस्पांस दे रही है, दूसरी ड्रग वही पेन किलिंग की रिस्पांस या एज एन एनाल्जेसिक रिस्पांस उसका आ रहा है, वो 500 mg पे आ रहा है। तो इसमें से ज्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग हो गई? ज्यादा पोटेंट वो ड्रग हो गई जो कम से कम डिग्री पर हमारे पास रिस्पांस प्रोड्यूस करी। अपोडेंसी में ना हमारे पास हम देख क्या होता है कि जो ड्रग जितनी ज्यादा पोटेंट है उसका बात ही होती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है उसकी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उसकी तो उतना ही ज्यादा उसकी जो है तो वो पोटेंसी कम से स्ट्रॉन्ग पोटेंसी होगी। एफिकेसी क्या होती है कि मैक्सिमम इफेक्ट जब वो एक ड्रग प्रोड्यूस करे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन है उसका नहीं देखना, मगर वो ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट जब आ जाए, Emax आ जाए, इसे कहते हैं एफिकेसी। फिर वो फैक्टर्स हमारे पास जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास ड्रग के एक्शन को, उसमें सबसे पहला है एज का, बहुत बड़ा फैक्टर है। वजह क्या है कि बच्चों में और बड़ों में हमारे पास ये थोड़ा डिफरेंस आता है, हम बच्चों को वही वाली डोज नहीं दे सकते जो कि बड़ों को देते हैं। वजूहात मुख्तलिफ हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उनमें माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो बच्चों और बड़ों को हम एक तरह की डोज नहीं दे सकते। अडल्ट्स में तो बॉडी सिस्टम फुली डेवलप्ड होते हैं, तो वहां पर हम आराम से बड़ी डोज दे सकते हैं। तो डिफरेंट डोजेस आर एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड एंड द अडल्ट। फिर बॉडी वेट वगैरह पे, बॉडी सरफेस एरिया भी बड़ा डिपेंड करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अच्छा इसीलिए हम बच्चों में जब डोज देंगे ना तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उनके बॉडी वेट पे, उनके बॉडी सरफेस एरिया के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे ना। कैलकुलेशन में हमारे पास इसका फार्मूला क्या है कि बच्चों के लिए जो डोज है दैट इज इक्वल टू BSA। BSA इज द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड। बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे मालूम करते हैं? हाइट और वेट से।
एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1.73 जो कि एडल्ट्स का बॉडी सरफेस एरिया है, multiply it by the adult dose. Body surface area of the child divided by 1.73, multiply it this value then by the adult dose. adult को जो डोज देना है उससे जो वैल्यू आएगी उतनी डोज आपने बच्चे को देनी है। अगला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट से बड़ा फर्क पड़ता है। रूट्स कहते हैं रास्तों को, एडमिनिस्ट्रेशन दवाई देने के जो रास्ते हैं उससे हमारे पास ड्रग के इफेक्ट पे या ड्रग की एक्टिविटी पे बड़ा फर्क पड़ता है। आईवी रूट जो है इंट्रावीनस रूट, इसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, तो पूरी की पूरी ड्रग ब्लड में अवेलेबल होके जाती है और रिसेप्टर पे काम करती है। इससे कम जो है वो आईएम की है, इंट्रामस्कुलर की बायोअवेलेबिलिटी इससे थोड़ी कम होती है। फिर सबक्यूटेनियस उससे कम है, स्किन में जो लगती है। एंड लास्ट इज द पर ओरल, जो ओरल रूट के जरिए दी जाए उसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम, तो उसका ड्रग इफेक्ट या ड्रग का जो एक्शन है ना तो वो भी इन चारों में सबसे कम आएगा। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास ऐसी ड्रग जिनको हम खाली मेरे पे दें तो ज्यादा अच्छे से काम करता है, अगर उसे खाने के साथ दे दिया तो उसका रिस्पॉन्स वो नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैदे की तकलीफ है और आपने उसके लिए कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई ले ली, अब वो ड्रग तो जी तभी काम करेगी ना जब मैदा खाली होगा। खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद ही देनी पड़ती है। अगर आप उसको खाने के साथ दे देंगे तो अपना मैक्सिमम इफेक्ट नहीं दे सकती। सो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द टॉलरेंस। व्हेन अ ड्रग at a constant dose fails to produce same effect for a long period of time, ये टॉलरेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पेशेंट है किसी भी मर्ज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसे आप डॉक्टर ने दवाई लिखी है, वो कॉन्टिन्यूस रोज के रोज उसका इस्तेमाल करता है साल 2 साल इस तरह से लंबा अरसा गुजर गया। अब वही डोज वो यूज कर रहे हैं मगर उसका बीपी जो है वो नीचे नहीं आता। ये होती है टॉलरेंस। जब आप लंबे अरसे के लिए कोई ड्रग देते हैं और वो जाती है उन रिसेप्टर्स पे अटैचमेंट करती है, रिसेप्टर से काम निकलवाती है। एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब वो रिसेप्टर वो काम करते करते थक जाते हैं, उन्हें रेस्ट चाहिए होता है, तो वो अब उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब उस बंदे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तब हमें फिर क्या करनी पड़ती है, मजबूरन डोज बढ़ानी पड़ती है। ये चीज होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस लंबे अरसे की कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर के बाद आती है, ठीक है। जबकि टैकीफाइलेक्सिस क्या है, डिसेंसिटाइजेशन, वही कि रिसेप्टर का काम करना छोड़ देना या कम करना, लेकिन बहुत पहली डोज के साथ कर दिया, तो ये टैकीफाइलेक्सिस है, ठीक है ना। ये क्विक डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस तो लेकिन बहुत तेजी के साथ हो जाए, तो तेजी वाली टॉलरेंस जो है ना, जो फौरन हो गई पहली या दूसरे डोज के साथ हो गई, इसे टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है, एक एब्नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन जो नॉर्मली बाकी पेशेंट्स में नहीं आ रहा, किसी एक बंदे ने उस ड्रग के खिलाफ कोई अपना इफेक्ट शो कर दिया, रिस्पॉन्स शो कर दिया, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। ये हो सकता है जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से। कुछ लोगों में कुछ ऐसे एंजाइम्स वगैरह होते हैं जिनकी डेवलपमेंट होती नहीं है सिरे से, इनकी बॉडी में ही नहीं होते, तब वो ड्रग जो कि उन एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं, अब अगर वो ड्रग दे दिया तो वो ड्रग तो फिर मेटाबोलाइज नहीं होगा उनकी बॉडी में, तो एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आ जाएगा। नॉर्मली बाकियों की बॉडी में हो रहा है, एक बंदे की बॉडी में नहीं हो रहा, तो इससे हमारे पास फर्क आएगा। तो ये चीज कहलाती है आइडियोसिंक्रेसी। ओके, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर सुनने के लिए। आई होप इट आई मेड इट रियली इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड फॉर मोर content kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz.